हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीईटी नीट यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद ही ये वीडियो बनने जा रहा है, क्योंकि चैनल पे काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बन रहा है। तो उसका रीज़न मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया था वीडियो, क्योंकि थोड़ा फैमिली हेल्थ इशू था। आप बुक अगर रखे होंगे, नहीं लिए होंगे, तो अभी आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। ये 12th का चैप्टर नंबर 2 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे, और नेक्स्ट टाइम अभी ये चैप्टर ख़त्म होगा, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देखेंगे। तो आप लोग सभी वीडियो रिवाइज करते रहिए, जितने भी चैनल पे है मैंने बता दिया था। और चैनल पे कैसे वीडियो रिवाइज करना है अभी मैं लास्ट में ये भी बता ही दूंगा। तो चलिए ये देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ना है, फ्लावर से रिलेटेड। लेकिन फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेट भी करता है ना। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ना ही चाहिए। तो ये देखिए, सारे फूल, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इंग्लिश में भी अपलोड किया गया है वीडियो। सारे फूल देने वाले पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। जितने भी फ्लावर्स देते हैं पौधे, वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं। क्योंकि कहा ही जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक साइट होता है, एक स्थान होता है, फूल जो होता है। तो ये चीज़ हो गया। और ये देखिए, ये आपका डायग्राम बनाया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का एक डायग्राम बनाया गया है। फ्लावर्स में क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, एंड ओवरी होता है, और सेपल्स होता है, फिलामेंट्स होता है, पेटल्स होता है। पेटल्स को क्या कहते हैं, क्रोला भी कहते हैं, क्रोला, और एक एंथर भी होता है। तो ये फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट हैं। नेक्स्ट ये देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सब चीज़ हैं। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि एंजियोस्पर्म का एक शानदार आर्गन किसको कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनका एक शानदार आर्गन ही होता है, क्या, फ्लावर्स ही होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनका शानदार आर्गन क्या होता है, फ्लावर्स ही होते हैं, फूल ही होता है। तो ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से आप लोग देख के और अच्छे से रीड करके, क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्म में बनते हैं ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं। एक बार क्वेश्चन क्या, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरिकल्चर किसको कहा जाता है। तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जैसे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर दियर फ्लावर, प्लांट का कल्टीवेशन करने के लिए, किसकी वजह से, प्लांट की खेती किस लिए की जाती है, फ्लावर के लिए, तो उसी को फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। FLORI, फ्लोरी, CULTURE, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं, कल्टीवेशन, CULTI, कल्टी, BATION, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, PLANT, प्लांट्स, फॉर दियर, फॉर THEIRE, फॉर दियर, किसके लिए, फ्लावर्स के लिए। FLOWERS, इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। प्लांट की खेती किया जाता है किसके लिए, फ्लावर्स के लिए, उसी को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स, कई, देखिए जब प्री फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या चेंजेज होता है, कई हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेज आरंभ होते हैं, जो डिफ्रेंशिएट, विभेदीकरण होकर फ्लोरल प्रीमोडियम, पहले फर्स्ट पे क्या बनेगा, पहले फर्स्ट पे क्या बनेगा, फ्लोरल प्रीमोडियम बनेगा, फिर इन्फ्लोरोसेंस बनेगा, नेक्स्ट पे फ्लोरल बड बनेगा, और नेक्स्ट पे फिर फ्लावर बनता है। तो ये देखिए, पहले क्या बनेगा, फ्लोरल प्रीमोडियम, फिर उसके बाद बनेगा इन्फ्लोरोसेंस बनता है सेकेंड पे, INFLORENCE, इन्फ्लोरोसेंस बनेगा। नेक्स्ट फ्लोरल बड बनेगा थर्ड पे, फिर उसके बाद जो फ्लावर्स बनेगा। तो ये क्रम होता है। दी फ्लावर्स के ग्रुप से इन्फ्लोरोसेंस पुष्पकंज बनते हैं। ये देखिए, फ्लावर के ग्रुप से इन्फ्लोरोसेंस बनते हैं। ये चीज़, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। अब ये देखिए, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर, चलिए देखते हैं कि फ्लावर्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। फूल,
जो फ्लावर्स होता है, फूल्स होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली ढांचा तथा साइट्स होते हैं। मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक साइट, एक स्थान मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली एक ढांचा होता है। क्या होता है? फ्लावर्स जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एम्ब्रियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली साइट होती है। फूलों में ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों में एंड्रोसियम जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है कि मेल पार्ट? तो पुरुष पार्ट होता है, मीन्स मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम जो होता है ये मेल पार्ट होता है। और जो फ्लावर्स में गाइनोसियम होता है ये कौन सा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट होता है, स्त्री वाला पार्ट होता है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए पार्ट, ये देखिए फूलों में पुरुष और स्त्री रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग विकसित होते हैं। जो मेल एंड फीमेल्स पार्ट होते हैं वो अलग अलग विकसित होते हैं। टिपिकल स्टेमन, ये देखिए एक टिपिकल स्टेमन दिया गया है, 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर। तो ए एंड बी, ये देखिए जो ये वाला दिया गया है ये टिपिकल स्टेमन होता, स्टेमन का पार्ट ये दिया गया है, बनाया गया है डायग्राम। और ये दूसरा बी वाला है ये एंथर है। तो ये देख सकते हैं कि इसमें जो आपका स्टेमन है, स्टेमन में क्या क्या एंथर और फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंथर हो गया और ये फिलामेंट्स हो गया, और इसमें एंथर, फिलामेंट्स और ओवरी ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ हो जाएगी। और तो एंथर फिलामेंट्स हो गया। और अगर बात करेंगे बात करेंगे अगर एंथर की, तो एंथर्स में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स, पोलन सैक में ही पोलन ग्रेन होती है। जब एंथर फटेगा, डिहाइसेंस होगा, फिर यहाँ से क्या निकलेगा? पोलन निकलते हैं, पोलन ग्रेन निकलता है पोलन सैक से। तो एंथर में पोलन सैक्स और पोलन सैक से पोलन ग्रेन निकलेगा। ये देखिए लाइन ऑफ डिहाइसेंस, तो ये फट रहा है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें सब एकदम क्लियर करते चलिए। एंड्रोसियम चलिए देखते हैं जो मेल पार्ट होता है। तो ये देखिए एंड्रोसियम में स्टेमन का होल चक्कर गुच्छा होता है। फूलों में अलग अलग स्पीशीज में उनका नंबर और लंबाई परिवर्तनशील होता है। एंड्रोसियम में स्टेमन का होल चक्कर गुच्छा होता है। फूलों में अलग अलग स्पीशीज में उनका नंबर और लंबाई परिवर्तनशील होता है। तो ये चीज़ हो गया जो स्टेमन का लंबाई में परिवर्तन, मतलब स्टेमन वेरिएबल होता है। फिलामेंट्स देखिए, जो स्टेमन के पार्ट होते हैं फिलामेंट्स एंड एंथर। तो ये नहीं, फिलामेंट्स देखिए पहले। फिलामेंट्स क्या होता है? लंबा और सिलेंडर स्टाल्क होता है। इसकी बेस के एंड जुड़ा होता है थैलमस या फ्लावर के पीटल से। ये भी क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट बी वाला देखिए, एंथर आखिरी और टिपिकली बाई लोब स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एंथर क्या होता है? बाई लोब होता है कि सिंगल लोब? तो बाई लोब्ड होता है। हर लोब में टूथिका होती है। जैसे ये देखिए एंथर हो गया, एंथर में क्या हो गया? एंथर में बाई लोब हो गया, एक लोब ये 2 लोब हो गया। और हर लोब में 2 थीका होती है, मतलब एक थीका इधर रहेगा, एक थीका इधर। तो हर लोब में 2 थीका होगा, जो कि डाइथीकस कहते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव होती है लंबाई के साथ, जो थीका को अलग करती है। अभी इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। ये देखिए एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दिखेगा। तो जैसे देखिए एंथर एक क्या होता है? ये देखिए ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ये देखिए पूरा एंथर है। अब एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है पोलन सैक्स बनने के लिए। ये फैलता है लॉन्गिट्यूडनल पूरी लंबाई में एंथर की ओर पोलन ग्रेन से भरा होता है। तो ये देख लीजिए आप। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है स्थित होते हैं कोनों पे। अब ये देखिए एंथर एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है कोनों में और 2 हर लोब में। ये देखिए एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये हो गई, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये हो गई, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये हो गया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये हो गया, और ये पूरा एंथर हो गया। एंथर के चारों कोनों पे होती है माइक्रोस्पोरेंजिया स्थित होते हैं कोनों में और 2 हर लोब में। अब ये देखिए ये एक पूरा लोब है एंथर का, ये एक एंथर का ये पूरा लोब है, और एक लोब में 2 स्पोरेंजिया। ये देखिए एक ये अब एक कनेक्टिंग, ये देखिए एक कनेक्टिंग टिश्यू भी है, ये इसको कनेक्ट करती है लोब को। तो ये चीज़ है। ये फैलता है लॉन्गिट्यूडनली पूरी लंबाई में एंथर की ओर और पोलन ग्रेन से भरा होता है।
तो ये चीज़ है। अब इसमें आप ये जो बी पार्ट दिया गया है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, इनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रो स्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर। अब ये माइक्रो स्पोरेंजियम दिया गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो स्पोरेंजियम में कितनी वाल होती हैं, तो 4, एक एपिडर्मिस, एक एंडोथेसियम, एक मिडिल लेयर, एक टेप्टम। ये तीनों प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करती हैं और ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। टेप्टम जो कि पॉलीन्यूक्लियाइड होती है, एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, पॉलीन्यूक्लियाइड मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं टेप्टम को। ये सब चीज़ें भी लिखी गई होंगी। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम, जो मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया। माइक्रो स्पोरेंजियम गोल आकार का होता है। इसमें जनरली 4 वाल होते हैं, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। मैंने अभी ये भी बताया है, क्वेश्चन पूछे ही गए हैं कि 4 लेयर होती है और टेप्टम का फंक्शन भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए, अभी चलिए देखते हैं। बाहर के 3 लेयर सुरक्षा प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो रिलीज करने के लिए ये देखिए, बाहर की 3 लेयर सुरक्षा प्रोटेक्शन का काम करती हैं। कौन कौन सी लेयर, ये मैंने बताया था। ये देखिए कौन कौन सी, एपिडर्मिस हो गया और एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, मैंने अभी बताया था। तो ये देखिए, रिलीज करने के लिए इंडिहाइसेंस में एंथर को मदद करती हैं। अब टेप्टम क्या करती है, टेप्टम सबसे अंदर की लेयर पोषण नरिशमेंट देती हैं किसको, पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट होने में। टेप्टम के सेल में डेंस साइटोप्लाज्म और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये एकदम रट लीजिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जब एंथर जो होता है मैच्योर हो जाता है, तो होमोजीनस सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का एक ग्रुप हर माइक्रो स्पोरेंजियम के सेंटर में विकसित होता है। तो ये चीज़ हो गया, माइक्रो स्पोरेंजियम के सेंटर में विकसित हो जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड, तो ये डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। ये देखिए माइक्रो स्पोरोजिनेसिस, जिनेसिस मीन्स क्या होता है, फार्मेशन, और माइक्रो स्पोर के बनने को क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरोजिनेसिस कहते हैं। जैसे देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे ही एंथर बढ़ने लगता है, प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू का मियोटिक डिवीजन हो जाता है। मियोटिक डिवीजन किस में होता है, डिप्लॉइड में हमेशा होता है। तो ये देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड होते हैं, उसमें मियोटिक डिवीजन होगा, फिर हैप्लॉइड बनेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए प्रत्येक, ये देखिए प्रत्येक एक पोटेंशियल पोनेल, ये देखिए दिया गया पोटेंशियल पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड ही होता है। पोलन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये देखिए पोलन मदर सेल PMC, पोलन मदर सेल, ये डिप्लॉयड होगा, फिर इसमें मियोसिस होगा। जहाँ पे भी मियोसिस होगा वहाँ पे तो 2n से क्या हो जाएगा, n ही बनेगा, n। अब माइक्रोस्पोर बनता है, तो माइक्रोस्पोर क्या होता है, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगा, n होता है। ये सब चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से उत्पन्न होते हैं। ये देखिए पोलन मदर सेल से मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोस्पोर्स में 4 सेल के माइक्रोस्पोर टेट्राड क्लस्टर होते हैं। जैसे ही एंथर मैच्योर परिपक्व होता है, एंथर परिपक्व होगा, मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट मतलब पानी निकल जाएगा होता है। माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग होते हैं और पोलन ग्रेन्स में विकसित हो जाते हैं। ये लाइन एकदम अच्छे से देखिए, मज़ा आ जाएगा। जैसे ही एंथर मैच्योर हो गया, फिर क्या होगा, डिहाइड्रेट होगा, जो पानी रहेगा वो निकल जाएगा, कहाँ से, एंथर से। अब क्या होगा, फिर माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर पहले तो ज्वाइंट रहते हैं ना, ऐसे देखिए 4 सेल बना के क्लस्टर के फॉर्म में रहते हैं। ऐसे मान लीजिए चारों हैं, 4 माइक्रोस्पोर बने हैं टेट्राड। अब ऐसे फिर यहाँ जब पानी निकल जाएगा तो ये माइक्रोस्पोर जो पोलन ग्रेन होते हैं ये अलग हो जाते हैं। ये देखिए एक दूसरे से अलग होते हैं और पोलन ग्रेन्स में विकसित हो जाते हैं। जो माइक्रोस्पोर होते हैं यही डेवलप होकर पोलन ग्रेन में चेंज हो जाते हैं जब पानी निकल जाता है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये देखिए हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, अभी दिखाते हैं, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों पोलन ग्रेन बनते हैं जो रिलीज होते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर के फटने के बाद हजारों पोलन ग्रेन बनते हैं, क्योंकि एंथर में ही क्या होता है, मैंने बताया था एंथर में पोलन सैक होते हैं। तो ये चीज़ें, अब ये एक फिगर भी देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पार्ट दिया गया है और ये पूरे बी के हैं। तो
तो ये देखिए ए क्या है, ए जो है इन लार्ज व्यू ऑफ पोलन ग्रेन्स टेट्राड का दिया गया, उसमें 4 टेट्राड दिए भी गए हैं। माइक्रोस्पोर, स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू ये पोलन ग्रेन। ये देखिए पोलन ग्रेन जो होता है एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा। अब यही जनरेटिव सेल ही डिवाइड होती है जाके आगे चल के। तो चलिए हम लोग पोलन ग्रेन देख लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कि मेल गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन को क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट ही कहते हैं। ये देखिए जनरली स्फेरिकल, अब पोलन ग्रेन का साइज दिया गया है कि 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। इसका साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। जो पोलन ग्रेन का क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। और ये देखिए पोलन ग्रेन में 2 लेयर वाल होती हैं। और पोलन ग्रेन जो होता है अब तो ये न्यूट्रिएंट के रूप में भी यूज किया जाता है, एथलेटिक्स ज़्यादा यूज करते हैं पोलन ग्रेन का। जैसे देखिए अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पोलन ग्रेन में कितनी लेयर होती हैं, तो 2 लेयर होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन सी लेयर होती हैं, नाम दे के भी पूछा गया है, एक्जाइन और इंटाइन। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्जाइन जो होता है ये बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, ये बहुत कड़ी ऊपर की वाली लेयर होती है, ये स्पोरोपोलिन से बनी होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पोलन ग्रेन में एक्जाइन वाली बाहरी वाली लेयर होती है किसकी बनी होती है, तो एक क्या होता है, ये एक स्पोरोपोलिन एक कंपाउंड होता है उसी की बनी होती है स्पोरोपोलिन, जो काफ़ी मजबूत प्रोवाइड करती है, मजबूती किसको, पोलन ग्रेन को। इसको स्पोरोपोलिन को ना ही कोई एसिड ना ही कोई केमिकल कोई भी कुछ नष्ट नहीं कर सकता, ना ही टेम्परेचर ना ही कोई एसिड से बनी होती है। ये ज़्यादा तापमान और स्ट्रांग एसिड और एल्कली में भी रहती है, इसीलिए तो पोलन ग्रेन काफ़ी चट्टानों पे लंबे समय तक रह जाते हैं, 10-20 साल, हज़ारों साल रह जाते हैं, इसी की वजह से, स्पोरोपोलिन की वजह से। तो क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। एंजाइम स्पोरोपोलिन को नष्ट भी नहीं कर सकता, ना ही तापमान नष्ट कर सकता है, ना ही कोई स्ट्रांग एसिड, ना हो कोई बेस एल्कली भी नहीं नष्ट कर सकता, ना कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकता है, तोड़ सकता है स्पोरोपोलिन को। तो ये देखिए एक्जाइन के एपर्चर को जर्म पोर कहते हैं। ये देखिए इनमें स्पोरोपोलिन नहीं होता, तो ये मान लीजिए ऐसे ये पोलन ग्रेन है। अब इस पे पूरा स्पोरोपोलिन है, लेकिन क्या पोलन ग्रेन को सांस और वाटर लेना भी रहता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो लेता ही है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े हल्के हल्के पोर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ये देखिए उसी को कहते हैं स्पोरोपोलिन, जर्म पोर कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये पोलन ग्रेन होता है किस प्लेस पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, तो जहाँ पे जर्म पोर होते हैं। तो ये देखिए एक्जाइन के एपर्चर को जर्मपोर कहते हैं, इनमें स्पोरोपोलिन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए पोलन ग्रेन को अच्छे से सुरक्षित रखा जा सकता है फॉसिल्स की तरह, क्योंकि इनमें स्पोरोपोलिन पाए जाते हैं, वो चीज़ मैंने बता दिया। एक्जाइन आकर्षित करने वाले एरी पैटर्न और डिजाइन को प्रदर्शित करता है। एक्जाइन जो होता है ना ऐसे नहीं लगा रहता है, ऐसे एकदम अच्छे से पैटर्न में, एकदम पैटर्न में ऐसे ऐसे लगा रहता है, तो ये डिजाइन को प्रदर्शित करता है। अब जो पोलन ग्रेन होता है उसके जो इनर लेयर होती है वो होती है इंटाइन की होती है, ये अंदर की वाल होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटाइन की वाल जो लेयर होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी होती है। थिन और कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, ये मतलब कॉन्टिन्यूअस होती है, कहीं पे एब्सेंट नहीं होती है इंटाइन वाली। और जो एक्जाइन वाली होती है तो जर्मपोर के स्थान पे एब्सेंट होती है। एक मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं। एक मैच्योर पोलन ग्रेन में कितनी सेल होती हैं, 2 सेल होती हैं। कौन कौन सी, वेजिटेटिव सेल होती हैं। जो वेजिटेटिव सेल क्या होती हैं, जो साइटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन होता है, स्टोर फूड और मटेरियल स्टोर करती हैं वेजिटेटिव। ये देखिए वेजिटेटिव सेल, ये बड़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेजिटेटिव सेल छोटी होती है जनरेटिव सेल से कि बड़ी, तो जनरेटिव सेल से बड़ी होती है, ज़्यादा खाना रिजर्व करने वाली, और इसमें बड़ा इरेगुलर आकार का न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है लेकिन कोई उसका अरेंज नहीं होता, इरेगुलर होता है। और जनरेटिव सेल जो होती हैं ये छोटी होती हैं और साइटोप्लाज्म में फ्लोएट मतलब तैरती हैं करने वाली वेजिटेटिव सेल में होती हैं, ये स्पाइंडल आकार की होती हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरेटिव सेल का आकार क्या होता है, तो स्पाइंडल शेप्स की होती हैं और गाढ़े साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साथ
ये बनी रहती हैं। तो जनरेटिव सेल होती हैं जो न्यूक्लियस के मॉडिफिकेशन से बनती हैं, और जो वेजिटेटिव होती हैं वो साइटोप्लाज्म के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। तो ट्यूब सेल का फार्मेशन कहाँ से होती है? ट्यूब सेल फार्मेशन ये वेजिटेटिव सेल ही करती हैं, ट्यूब सेल का फार्मेशन भी करती हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये नेक्स्ट लगभग 60% एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, मैक्सिमम 60%, लगभग अप्रॉक्स 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो होती है 2 सेल स्टेज में गिनते हैं। तो 2 सेल स्टेज उसमें होती है, एक जनरेटिव सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। और जो प्लांट होते हैं, जैसे मान लीजिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करेंगे, अगर जिम्नोस्पर्म की प्लांट की बात करें, जैसे साइकस हो गया, CYCUS, साइकस प्लांट में कितने क्या एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन कितने सेल स्टेज की होंगी? तो 3 होंगे साइकस में। और अगर पाइनस में बात करेंगे तो पाइनस में 4 सेल स्टेज होती है। और अगर स्लेजनेला एक प्लांट होता है, स्लेजनेला टेरिडोफाइट का होता है, उसमें 13 सेल स्टेज होती हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए, बाकी एंजियोस्पर्म में जनरेटिव सेल डिवाइड होती हैं, माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स को बना सकें पोलन ग्रेन्स के सेड 3 सेल स्टेज होने से पहले। तो ये सब क्रिया चलती रहती है। जब वो एक बार सेट हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर पहुंचना पड़ता है। स्टिग्मा जब फर्टिलाइजेशन के पॉलिनेशन के पहले तो स्टिग्मा पे जाना ही पड़ेगा। उनकी वायबिलिटी कम होने से पहले वो पीरियड जब तक पोलन ग्रेन वायबल रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तो वेरिएबल होता है और निर्भर होता है तापमान और ह्यूमिडिटी पे। जो पोलन ग्रेन का क्या वेरिएबल कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, तो उनका टेम्परेचर पे निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, कुछ अनाज वायबिलिटी कब तक जिंदा रहेगा पोलन ग्रेन की, कुछ अनाज जैसे सीरियल्स, जैसे आपको चावल दे दिया गया, गेहूं दे दिया गया, और क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके पोलन ग्रेन कितने समय तक जिंदा रहते हैं, वायबिलिटी इनकी क्या है, तो 30 मिनट की होती है। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चावल हो गया और गेहूँ हो गया, तो उनकी वायबिलिटी कितनी रहती है, तो 30 मिनट। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके बाद ये जो वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन की, वो लॉस कर जाते हैं, मतलब क्या करते हैं, लॉस कर जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट उसी के नीचे देखिए लिखा भी गया है कि ये देखिए, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी के मेंबर्स की वायबिलिटी पोलन ग्रेन की कुछ महीनों तक होती है, मंथ तक होती है। पोलन ग्रेन कुछ पौधों के उदाहरण जैसे पार्थेनियम हो गया, कैरेट ग्रास हो गया, एलर्जिक होते हैं, एलर्जी काज करते हैं कुछ लोगों के लिए। इसमें जैसे क्रोनियल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा, CRD हो जाएगा, CRD जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब क्या हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर ये सब डिजीज हो जाते हैं तो पोलन ग्रेन से एलर्जी भी काज करते हैं। पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं। पोलन टेबलेट के इस्तेमाल किया जाता है खाने में फूड सप्लीमेंट के रूप में के पूरक की तरह। पोलन का उपयोग जैसे टेबलेट और सिरप के रूप में भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसको टेबलेट फॉर्म में मिलता है और सिरप के फॉर्म में भी, तो ये दोनों फॉर्म में। और एथलीट्स जैसे घोड़े रेस में जो रेस करते हैं, घोड़े हो गए, तो उनको ये सब सप्लीमेंट दिए जाते हैं। एथलीट्स और घुड़सवारों, ये देखिए जो घुड़सवारी करते हैं वो भी यूज करते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो एक्टिविटी होती है परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स की बड़ी संख्या को सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन माइनस में 196 डिग्री सेंटीग्रेड में ये स्टोर पोलन इस्तेमाल किए जाते हैं। पोलन बैंक्स की तरह, उसी तरह से जैसे सीड बैंक अनाज के ब्रीडिंग प्रोग्राम में उपयोग होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। ये देखिए गाइनोसियम, गाइनोसियम कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है कि मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट होता है। तो चलिए हम लोग गाइनेसियम पिस्टिल पार्ट देख लेते हैं। ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दर्शाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कौन दर्शाता है, पिस्टिल या फिर गाइनोसियम, एक ही चीज़ है। इसमें एक सिंगल पिस्टिल, अगर पिस्टिल जो होता है सिंगल में रहे तो उसको मोनोकार्पेलरी कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल हो गया तो उसको मल्टी कार्पेलरी कहेंगे।
तो ये चीज़ मेनी पिस्टिल अगर हो जाएगा। अब पिस्टिल का सिंकार्पस और एपोकार्पस भी देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये देखिए ये क्या है, ये आपका एक दिया गया है, ये आपका एक दिया गया है और ये पूरा दिया गया है और ये चीज़। तो ये चारों चीज़ आपको अच्छे से फिगर के माध्यम से समझ लेना चाहिए। देखिए अभी मैं अच्छे से बता भी देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट वाला दिया गया है, ये जो दिया गया है ये हिबिस्कस गुड़हल का प्लांट दिया गया है जिसका पिस्टिल दिया गया है, ये पिस्टिल दिया गया है। अब ये पूरा पिस्टिल प्लांट है। पिस्टिल में क्या होता है, इस क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पिस्टिल में क्या होगा, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड ओवरी होता है। तो 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एक पिस्टिल में। अब बी वाला देखिए, ये देखिए मल्टी कार्पलरी, जो कार्पल हैं ये मल्टी कार्पल हैं, एक से ज़्यादा कार्पल हैं, लेकिन जो इनकी पिस्टिल है ना, पिस्टिल फ्यूज है। पिस्टिल जो फ्यूज है, ये देखिए ऐसे जो पिस्टिल बनी है ना, ये पिस्टिल, ये फ्यूज, इसमें एकदम पूरा फ्यूज है। तो पिस्टिल फ्यूज है, उसको सिंकार्पस, सिंक मीन्स फ्यूज, ऐसे सिंक, SYNC, सिंक मीन्स क्या होता है, ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए, सिंक कर लीजिए। और एपो मीन्स मुट्ठी को खोल लीजिए, एपोकार्पस। तो सिंकार्पस ये शो कर रहा है क्या, मल्टी कार्पलरी सिंकार्पस, और इसका एग्जाम्पल पापावर हो गया। अब ये सी वाला देखिए, मल्टी कार्पलरी है, कार्पल तो मल्टी कार्पल है, लेकिन एपोकार्पस गाइनोसियम जो होता है, जो पिस्टिल होता है वो फ्यूज होता है, तो उसको कहेंगे, उसका एग्जाम्पल माइकेलिया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल बताइए, माइकेलिया। और उसका लैंग्वेज भी देता है, अभी लैंग्वेज भी देख लेंगे। और मल्टी कार्पलरी, यहाँ पे मल्टी कार्पलरी, लेकिन सिंकार्पस पापावर। सिंकार्पस का मतलब होता है जो पिस्टिल होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और एपोकार्पस का मतलब होता है जो पिस्टिल होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं। अभी नीचे लिखा भी गया है। और ये लास्ट वाला पार्ट तो अभी भी देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे एक से ज़्यादा पिस्टिल एक साथ फ्यूज होते हैं तो उसको सिंकार्पस कहते हैं, और अगर वो एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं और वो फ्री हैं तो उसको एपोकार्पस कहते हैं। और ये भी देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, हर पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या है, ये पोलन ग्रेन के लिए एक लैंडिंग प्लेटफार्म होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टिग्मा पोलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, तो लैंडिंग प्लेटफार्म प्रोवाइड करता है। स्टाइल क्या है, ये एक लंबा सिलेंडर पार्ट होता है स्टिग्मा के बाद का। ओवरी क्या होती है, ओवरी चलिए देखते हैं। ओवरी जो होता है ये पिस्टिल का एक बेसल ब्लग्ड पार्ट होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी को क्या कहते हैं, लोक्यूल भी कहते हैं, होती है, जिनमें प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा से निकलने वाले पार्ट ओव्यूल्स मेगास्पोरेंजिया कहलाते हैं, जो नंबर में किसी ओवरी में एक होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, पैडी फील्ड आम हो गया, और कुछ ज़्यादा होते हैं, जैसे पपीता, खरबूजा, ऑर्किड। जैसे पपीता हो गया, खरबूजा हो गया, ऑर्किड हो गया, उसमें एक से ज़्यादा ओवरी होंगे। और जैसे गेहूं, पैडी, आम हो गया, उसमें एक ही ओवरी होते हैं। ये देखिए मेगास्पोरेंजियम, क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्पोरेंजियम को क्या कहते हैं, तो उसको ओव्यूल कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया मतलब एंट्रेंस एग्जाम में, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देखिए मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल क्या होता है, ये एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टाल्क फ्यूनिकल के अंदर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। जो जंक्शन जहाँ ओव्यूल बॉडी के और फ्यूनिकल से फ्यूज होते हैं उसको हाइलम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, एम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये वो जंक्शन, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, वो जंक्शन बताइए, वो स्थान बताइए जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस स्थान को हाइलम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक ओव्यूल में एक या 2 प्रोटेक्टिव इन्वलप या लेयर इंटेगुमेंट कहलाते हैं। इंटेगुमेंट्स जो होते हैं वो पूरे ओव्यूल्स को घेर लेती है, केवल टिप को छोड़ के, जहाँ एक छोटी ओपनिंग बनती है माइक्रोपाइल रीजन में। तो ये सब चीज़ें अभी आपको दिखा भी देंगे। ये देखिए, जैसे आगे माइक्रोपाइलर एंड चलाजा, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को क्या कहेंगे, चलाजा एंड कहते हैं, के अपोजिट होता है। ये देखिए माइक्रोपाइलर एंड के चलाजा के अपोजिट होता है। जैसे अभी देखिए, ये देखिए माइक्रोपाइलर है, ये माइक्रोपाइलर एंड है ऊपर, और इसके अपोजिट में क्या होगा, चलाजा एंड होगा।
जैसे देखिए, ये देखिए चलाजा एंड आपको दिख रहा है। अब चलाजा एंड के अपोजिट ये देखिए माइक्रोपाइलर इधर है और उसके अपोजिट चलाजा एंड है। अब चलाजा एंड पे क्वेश्चन पूछा गया कि चलाजल एंड जो होता है उस पर कितने एंटीपोडल सेल होती है, तो 3 एंटीपोडल सेल होती है, 1 2 3। ये देखिए, अब क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होती है, तो इसमें सिनर्जिड सेल होती हैं। कितनी सिनर्जिड सेल होती हैं? 2 सिनर्जिड सेल होती है। और सिनर्जिड सेल में क्या होती है? फिलीफार्म अपरेटस भी होता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही फिलीफार्म अपरेटस होता है। फिलीफार्म अपरेटस का काम क्या है? ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है पॉलन ट्यूब को एंटर करने में। ये देखिए, अब ये एक एग कितना होता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एग कितने होते हैं, तो एक एग होता है। और ये देखिए पोलर सेंट्रल सेल कितनी होती हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। ये देखिए दिया गया है 1 2। तो ये पूरा आपको दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने थे, तो यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो साइक थे, यहाँ पे 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो साइक थे, यहाँ पे 4 एम्ब्रियो न्यूक्लियर साइक हो गए और यहाँ पे 8 एम्ब्रियो न्यूक्लियर साइक हो गए। और माइक्रोपाइलर एंड ये देखिए सब दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सी क्या दिया गया? डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो साइक फीमेल गैमेटोफाइट, ये पूरा है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो इसमें 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं और कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं। अभी ये सब नीचे दिया गया है। देखिए, इंटेगुमेंट से घिरा हुआ सेल का मास होता है जो न्यूक्लियस कहलाता है। इसकी सेल रिजर्व फूड मटेरियल को रखती है। न्यूक्लियस क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूक्लियस नहीं है ये, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इंटेगुमेंट से घिरा हुआ सेल्स का मास जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? ये सेल्स रिजर्व फूड मटेरियल को रिजर्व करती है, फूड मटेरियल को सुरक्षित करती है। न्यूक्लियस में स्थित होता है एम्ब्रियो साइक फीमेल गैमेटोफाइट। जनरली ओव्यूल में सिंगल एम्ब्रियो साइक बनता है जिसको मेगास्पोर से मियोसिस के द्वारा बनता है। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स फार्मेशन और मेगास्पोर मीन्स मेगास्पोर का फार्मेशन। मेगास्पोर मदर सेल पहले रहेगा, फिर उससे मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस ये देखिए, मेगास्पोर मदर सेल जो होगी वो डिप्लॉयड होगी, फिर उसमें मियोसिस होकर मेगास्पोर हैप्लॉयड बन जाएगा। ओव्यूल्स में एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल अलग होती है। माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूक्लियस से ये लार्ज सेल होती हैं जो डेंस साइटोप्लाज्म और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को रखती हैं। नेक्स्ट देखिए, मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो ये भी चीज़ हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, एम्ब्रियो साइक क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्ब्रियो साइक को क्या कहते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। तो वो मैंने बताया भी था कि ये कैसे कैसे क्या था। तो ये देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में बदलता है। फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है 3 तो डीजेनरेट नष्ट हो जाते हैं, 1 बचता है, वही फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है। ये मेथड एम्ब्रियो साइक बनने का एक सिंगल मेगास्पोर से मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। फार्मेशन ऑफ एम्ब्रियो साइक, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि चलिए देख लेते हैं कि एम्ब्रियो साइक का फार्मेशन कैसे होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का फार्मेशन कैसे होता है। फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं, न्यूक्लियस होता है वह माइटोटिकली 2 न्यूक्लियाई बनने के लिए टूटता है जो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो साइक बनाता है। 2 और सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है 4 न्यूक्लिएट बनाने के लिए और बाद में 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो साइक बनने के लिए। ये डिवीजन बिल्कुल फ्री न्यूक्लियर होते हैं, अर्थात न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल तुरंत नहीं बनती है। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद सेल वॉल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो साइक के पोड बनने में अलग हो जाती है, साइक को पोड बनाने में लग जाती है। 8 में 6 न्यूक्लियाई सेल वॉल से घिरा रहती है और सेल्स बनाती है। बाकी की 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड होते हैं। यह अपरेटस के नीचे लार्ज सेंट्रल सेल्स भी होती है, वही जो मैंने पूरा दिखाया था ना कि कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो साइक होता है।
कितने सेल? 7 सेल। लिख लीजिए 7 सेल। 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएटेड को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एक एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विथिन द एम्ब्रियो सैक। अब देख लीजिए सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। 3 सेल माइक्रो, मैंने बताया था कि माइक्रो ये देखिए माइक्रोपोलर एंड पे 3 सेल होती हैं। 3 सेल होती है माइक्रोपोलर एंड पे। माइक्रोपोलर एंड पे एंटीपोडल सेल्स होती ही हैं। कंस्टिट्यूट होती हैं एग अपरेटस के रूप में। एग अपरेटस में 2 सिनर्जिड्स भी होती हैं। एग अपरेटस में मैंने बताया था कि सिनर्जिड सेल कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और एक एग सेल भी होता है, ये भी बताया था कि एक एग सेल होती है। एक एग सेल होती है और सिनर्जिड्स में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है। बताया था कि जो सिनर्जिड की सेल होती हैं उसमें एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर टिप पे। ये फिलीफॉर्म अपरेटस कहलाती है। अब फिलीफॉर्म अपरेटस जो होती है ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है सिनर्जिड में जाने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा गया कि फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करती है? ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है, मतलब उसको गाइड करेगी कैसे वो सिनर्जिड्स में जाए। तो ये चीज़ हो जाएगा। 3 सेल, ये देखिए ये भी बताया था कि 3 सेल चलाजा एंड पे पाई जाती है, उसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो चलाजा एंड पे कितनी एंटीपोडल सेल पाई जाती है? तो 3 सेल पाई जाती है। 3 एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। सबसे बड़ी सेंटर की सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक सेंटर बताया था मैंने कि सेंट्रल सेल जो पाई जाती है, एक सेंट्रल सेल पाई जाती है, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, मैंने बताया भी था। तो सेंट्रल की सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अतः एक टिपिकल मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लिएट 7 सेल होती हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये चीज़ हो गया। और आप ये देखिए ना कि अब नेक्स्ट हम लोग पॉलिनेशन यहाँ से करेंगे और नेक्स्ट में चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो एनसीईआरटी आप लोग सामने रखिए और लाइन टू लाइन एकदम रखिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो पूरा 100 क्वेश्चन भी करा देंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर जो 12th का हुआ उसका क्वेश्चन नहीं कराए हैं, करा देंगे। अभी पहला ये चैप्टर ख़त्म कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए आप लोग एक टारगेट बना के रखिए कि नेक्स्ट कैसे प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज करनी है। तो चलिए मैं वो भी दिखाई देता हूँ कि आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो कैसे रिवाइज करिए। सीट SEAT सीट इन नीट चैनल, ये आप जैसे ही सर्च करेंगे सीट इन नीट चैनल, ये सीट इन नीट चैनल सर्च करने के बाद ये देखिए इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ प्लेलिस्ट, ये देखिए प्लेलिस्ट पे यहाँ पे आप क्लिक किया करिए। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट वाइज वीडियो आप रिवाइज करते रहें। जैसे प्लेलिस्ट वाइज वीडियो आप रिवाइज करेंगे तो काफ़ी वीडियो आप रिवाइज कर ले जाएंगे। जैसे मैं एक टारगेट दे देता हूँ कि आप पहले एकदम सीरियल वाइज चलिए। जैसे देखिए ये वीडियो आप पहले रिवाइज करिए। मैंने ये बता दिया कि नीट की जो 2016 में ये पेपर हुआ था, पहले ये डिस्कस किया था, तो ये वीडियो ऐसे रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट, और इसको नोट डाउन करिए। जैसे जो वीडियो रिवाइज करिए ना अपने रफ कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे कि ये वीडियो मैंने रिवाइज कर लिया, नीट 2016 फेज 1 की। अब उसके बाद ये रिवाइज कर लीजिए वीडियो। ये 2 वीडियो आप जरूर रिवाइज करिए। ऐसे प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में भी फिर अच्छे से कराएंगे। थैंक यू।